बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, रांझा रांझा कर दी में यहाँ पे रांझा हुई, आपने सुना तो हो गई। इसके साथ ही साथ अब ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, इस नारे पे जिस तरीके इंसाफ ने एहतजाज शुरू किया, 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया, उसी 27वीं आईनी तरमीम की तहत बनने वाली अदालत में आज उसी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पेश हो गए, जो आज यौम सियाबी मना रहे हैं। ये क्या वाजर क्या था, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर ताब रही है गुज़श्ता कई सालों से, तो वही सिलसिला आज भी जारी था। सुहेल अफरीदी साहब को तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी थोड़ी तफसील में आपसे शेयर करता चलूँ, उसके बाद आगे दोनों अहबाब से उस पर उसकी राय भी लेंगे। हुआ ये कि उनकी जानिब से आज अली बुखारी साहब जो वकील हैं वो पेश हुए, और जो बाबर नवाज साहब थे, वो जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वहाँ से, उनकी जानिब से भी उनके वकील सजील सवाती साहब पेश हुए। यहाँ सजील सवाती साहब के ऊपर मैं एक बात पहले ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े कोऑपरेटिव इंसान हैं और काबिल वकील हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी मखसूस नशस्तों समेत मुतअद्दिद केसेज में, इंतखाबात के केस में भी नुमाइंदगी करते रहे हैं, और आज वो इलेक्शन कमीशन के सामने ही बतौर वकील भी पेश हुए थे। इसके साथ ही साथ अली बुखारी साहब का जो इलेक्शन का केस है, उस इलेक्शन के केस के अंदर भी वो अली बुखारी साहब की वकालत कर रहे हैं, और आज अली बुखारी साहब के मुखालिफ जो थे उनकी जानिब से भी पेश हुए थे। तो मतलब इतनी हैट्स उन्होंने एक साथ पहनी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इनको किसका वकील समझूं, किसका जो है ना वो ना समझूं। अलबत्ता जब कार्रवाई शुरू हुई तो आते ही जो मेंबर केपी के हैं उनकी जानिब से एक सवाल उठाया गया। जो हमारे एक साथी हैं, दुनिया टीवी के रिपोर्टर हैं, वकारुद्दीन सैयद। अब जैसे हम लोग टिकर आते हैं तो हम टिकर बनाते हैं कि समाज शुरू हो गई, जो स्क्रीन के ऊपर नाजरीन आप लोग देखते होते हैं। वो अपने मोबाइल पर टिकर टाइप कर रहे थे, दूर से उन्होंने देख के कहा जी आप अपना मोबाइल बंद कर दें। गोया आज वो आई बड़े गुस्से में थे, उनको आवाज़ दी गई कि भाई साफ़ी है, उसने अपना काम करना है। लेकिन वो शाह से ज़्यादा शाह के दो वफादार आए, उन्होंने आके कहा जनाब फिलहाल बंद कर दें, आंख मार के कहा वो साहब गुस्से हो रहे हैं, फिलहाल आप बंद कर दें। खैर वो रोका। उसके बाद उन्होंने जब अली बुखारी साहब ने पॉइंट आउट किया कि डीआरओ ने भी सेम एलिगेशंस के ऊपर कल हफ्ते वाले दिन सुबह 11 बजे तलब कर रखा है, और इलेक्शन कमीशन ने भी आज तलब कर रखा है। पहले ये बता दें डीआरओ को, या इंक्वायरी करने दें या फिर वहां से मामला खत्म करके आप टेकअप करें। दो जगह तो एक कार्रवाई नहीं चल सकती। इसके ऊपर उन्होंने कहा, जो मेंबर केपी के हैं जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह साहब, उन्होंने कहा जी वो यहाँ पेश नहीं हो रहे इलेक्शन कमीशन के सामने, डीआरओ के सामने कैसे पेश होंगे। इस पर अली बुखारी साहब का जरा पारा हाई हुआ और उनके ज़रा खून ने जोश मारा। उन्होंने कहा जी अगर आपका यही रवैया है, ऐसे तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। मैं आपसे इंसाफ की तवक्को कैसे रखूँ जब आप पहले ये अपना माइंड बना चुके हैं सुहेल अफरीदी के खिलाफ, तो यहाँ भी पेश नहीं हुआ तो वहाँ भी पेश नहीं होगा। क्या मैं उसकी तरफ से बतौर वकील पेश नहीं हो रहा? क्या उसकी नुमाइंदगी इस कमीशन के सामने नहीं हो रही? अगर तो हमने बाइकआउट किया होता, हम पेश ना हो रहे होते, फिर तो आप ये कह रहे हैं हक बजाने में। लेकिन आप पहले से अगर माइंड बना के बैठे हुए हैं तो फिर तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, माइंड कोई बना के नहीं बैठा। उन्होंने कहा मैं तो कमीशन पे एतबार करके आपके सामने पेश हो रहा हूँ, लेकिन अगर आपका रवैया ये है तो फिर आप बता दें मामला ऐसे आगे कैसे चलेगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा चीज़ें तो वैसे ही आगे नहीं चल रही, अगर ये स्पीच के जो कंटेंट्स हैं ये दुरुस्त साबित हो गए तो फिर तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, लेकिन वो तो बात मेरिट के ऊपर आएगी तब होगी। खैर बताया गया कि सुहेल अफरीदी साहब इस वजह से पेश नहीं हो रहे कि जो केपीके की जनूबी बेल्ट है वहाँ पे कुछ वाकयात, अनफॉर्चुनेट वाकयात कल हुए हैं, जिसपे वो इजलास उन्होंने तलब किया है और उसकी वो सदारत कर रहे हैं उनकी सरबराही में सुबह की, क्योंकि चीफ एग्जेक्टिव है तो इजलास हो रहा है। इस वजह से उनको आज के लिए हाजिरी का इस्तेस्ना दे दिया गया। समात मंडे तक मुलतवी करने जा रहे थे, लेकिन अली बुखारी ने कहा जी मंडे को हो सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट आए, हमारे केसेस वहां लग जाएं, तो लिहाजा इस केस को थोड़ा आगे करें। फिर कमीशन ने कहा कि हम आपको डेट दे देंगे ऑर्डर के अंदर, और इंटरिम ऑर्डर भी इस हवाले से जारी करेंगे। इसी दौरान जब ये सारी बातचीत हो रही थी, अली बुखारी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मतीउल्लाह जान साहब पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन हो रहा है NA-18 एबटाबाद के अंदर, जलसा किया गया हवेलियां के अंदर, दूसरे जिले के अंदर। तो उस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हवेलियां बॉर्डर है एबटाबाद, और उसका बॉर्डर के ऊपर इन्होंने जलसा किया है, आगे दूसरा इलेक्शन वाला जिला शुरू हो रहा था, हल्का भी नहीं जिला शुरू हो रहा था। उस पर अली बुखारी साहब ने कहा जी अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो हवेलियां जहाँ जलसा किया गया उसका एक खसरा, अगर साथ वाला खसरा जाके लगता है एबटाबाद में, अगला खसरा लगता है हसन अब्दाल में, जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक वन यूनिट का वहाँ पे इफ्तिताह किया और वहाँ पे मुतअद्दिद मनसूबों का ऐलान करके आई हैं। अगर साथ वाले खसरे में जलसा करने पे वज़ीर आला को नोटिस हो रहा है तो दूसरे वज़ीर आला को भी नोटिस करें। और ये कोई तरीका नहीं है कि डीएमओ जो आपका डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है और जो डीआरओ है, जो हल्के से बाहर होने वाली सरगर्मी पे वो नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं? ये तो नोटिस तो मेंटेनेबल ही नहीं है। इस पर उन्होंने कहा जी ये मेरिट के आर्गूमेंट्स हैं, हम आगे चल के आपसे सुनेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा जी हमने तो एक वफाकी वजीर को भी आपसे बड़ा सख्त नोटिस किया है,
साथ ही उन्होंने कहा जी हमने डीजी खान में भी नोटिस जारी किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको बुला रहे हैं। तो अदालत जो कमीशन है वो तो अपनी कार्रवाई कानून के मुताबिक आगे बढ़ाएगा। अब बहरहाल अगली हियरिंग कब आती है, इंटरिम ऑर्डर क्या आता है, ये देखने की चीज़ है। साकिब बशीर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप भी वहाँ मौजूद थे, आपको तो एंट्री मिल गई थी। तो मतीउल्लाह जान साहब को तो आज दाखिल भी नहीं होने दिया गया इलेक्शन कमीशन में। तो ज़रा मती साहब से भी ये वाल उसका लेते हैं फिर। बिल्कुल, एक तो वो इलेक्शन कमीशन में जो एंट्री का मामला है वो तो चलें, मेरी एंट्री जो है वहाँ पे जो दोस्त थे उन्होंने करवा दी, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब की एंट्री नहीं हुई। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। ठीक है, आप SOPs बनाएं बीट रिपोर्टर्स के, और वो जो कुछ मखसूस किस्म के यूट्यूबर्स जाके उन SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको ना जाने दें, लेकिन जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी एंट्री होनी चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दिल जो है वो थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। आप बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप एक आईनी होता है आपके पास, तो तनकीदें तो होती रहेंगी। आप जो है वो नो गो एरिया बनाकर क्या छुपाना चाहते हैं? हमें पता है 8 फरवरी इलेक्शंस के में आपने क्या किया, 8 फरवरी इलेक्शन से पहले आपने एक मखसूस जमात के साथ क्या किया, बाद में आपने क्या किया, कैसे जब वो 2/3 मेजोरिटी मिली इस हुकूमत को, इसने कैसे जो है वो लेजिस्लेशन की, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान 26 जनवरी से आज जो है वो बैठे हुए हैं। सर आप तो रो रहे हैं सहाफियों की अपनी एंट्री को, उधर अली बुखारी साहब जो सीएम के वकील हैं, मैं जब इंटर हुआ उस वक्त पूरे 12 बज चुके थे। जी जी। बल्कि 1-2 मिनट ऊपर ही होंगे, क्योंकि रश की वजह से मुझे गाड़ी सुप्रीम कोर्ट खड़ी करके जाना पड़ा। अली बुखारी साहब एंट्री रिसेप्शन या सिक्योरिटी रूम वहां बैठे हुए दीगर वकला के साथ। मुझे उन्होंने कहा को भाई तू आ गया खबर चला के, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, मैं सीएम का वकील हूँ। मैंने कहा है, मैंने कहा आपको क्यों नहीं जाने दे रहे, आपने तो सीएम के लिए पेश होना है। अगर जैसे वो बता रहे हैं, वो कहते थे ये इनसे पूछे। मैं कहा जी मैं तो नहीं इलेक्शन वैसे वो अली बुखारी साहब जब वहाँ पे ऊपर पहुंचे, जहाँ वो कमरा है वहाँ पे जहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसमें उस हॉल में जाकर उन्होंने ये कहा कि मेरे वकील बाहर खड़े हुए हैं, उनको एंट्री नहीं दी गई, उनको एंट्री दिलवाएं यार, ये क्या तरीका कार है। फिर बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, उन्होंने कहा मेरा मोबाइल तो उन्होंने बाहर ही रख लिया सी। हाँ, वो वकला के मोबाइल नहीं लगा, सिर्फ साफियों ने हमने अलाउ करवाया था उस वक्त जब ये पाबंदी लगी थी कि वकीलों के फोन बज रहे होते थे अंदर, हम तो साइलेंट कर लेते थे, गरीब आदमी हमारे, हम दब जाते हैं, वो नहीं दबते थे। अच्छा, अली बुखारी साहब ने आके फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के आगे शोर किया, उन्होंने कहा जनाब ये क्या तरीका है। तो वहाँ पे जो अफसरान थे, लॉ अफसरान वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जी वो सीनियर वकील अलाउ है, तो एक आधा को बंदा अपना बता दें, इसको आने दें। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि नहीं यार, इनके जो वकील हैं उनको आने दें। अब उन्होंने कोर्ट स्टाफ को कहा, तो फिर नीचे ऑर्डर किया गया कि जो इनके वकला उनको आने दें। फिर 3 वकील अंदर आए थे। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, फिर आप मतीउल्लाह जान साहब की तरफ बढ़िएगा। जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस बिल्डिंग के बिल्कुल दरमियान में आता है। इस तरफ ये है, आगे इलेक्शन कमीशन, आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत है। तो इन जजेस पर भी, वफाकी आईनी अदालत पर भी, या अफरीदी साहब पर भी, सब जजेस पर जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं फेयरली, जितनी भी उस पर तनकीद बनती है, वो क्रिटिसिज्म होता है, सख्त क्रिटिसिज्म भी होता है, होता रहेगा। लेकिन ये है कि मुझे हैरानगी हुई है कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है SOPs यार, आप एक जर्नलिस्ट हैं, उनको आप क्यों रोक रहे हैं? मतलब क्या आपको कुछ छुपाना चाहते हैं? यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई पाबंदी नहीं है, वफाकी आईनी अदालत में कोई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप एंटर नहीं हो सकते। आप एंटर नहीं हो सकते जनाब, हद हो गई है। वैसे साकिब साहब, पाकिस्तान के जो चंद बड़े मसाइल उनमें से एक मसला जगह का भी है। तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी जगह का मसला है। मतीउल्लाह जान साहब, सोहेल अफरीदी साहब का पहले इलेक्शन हो रहा था, उस पर बड़ा कहा गया जनाब ये तो बन ही नहीं सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आखिर वो बन गए। उसके बाद कहा जी बन गया, अब ये चल नहीं सकता, अब वो चलने भी लग गए। कैबिनेट नहीं बन सकती, कैबिनेट भी बन गई। अब जब कोई अदालत उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी अभी तक, या कोई और मामला नहीं हो सका, तो पर्चे उन पे हो गए, पासपोर्ट उनका ब्लॉक कर दिया, ECL में नाम डाल दिया। अब शायद इलेक्शन कमीशन ने फिर हामी भरी कि जी हम कुछ करके देते हैं आपको। जैसे इमरान खान को सबसे पहले इन्होंने डिस्क्वालीफाई करके पर्चा दे के फिक्स किया था, फवाद चौधरी को पर्चा दे के इन्होंने अंदर किया था। अब ये मैदान में आए हैं सारे मामला करने के लिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो मुकम्मल एयानतकारी कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। और मसला सिर्फ ये है कि आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन की सरबराही पहले साबिक जजेस करते थे, अब उन जजेस के अपने मसाइल थे, उनसे तंग आके फिर ये तजर्बा किया गया, आइन में तरमीम की गई, कानून में भी अमेंडमेंट की गई कि अब हम ब्यूरोक्रेसी से भी ले सकते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी का मसला ये सामने आ रहा है, और ये ख़ास तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्योंकि पहले ब्यूरोक्रेट थे, तो इनका जो तजर्बा हुआ है ना इस कौम को, मैं कहूँगा वो ये हुआ है कि ये ब्यूरोक्रेट जो हैं ज़हनी तौर पे और मेंटली तौर पे ये ग़ुलाम होते हैं, ये हुक्म के ग़ुलाम होते हैं। ये अच्छी अच्छी पोस्टिंगों के लिए सारी उम्र मिन्नतें तरले करते हैं, तरक्कियाँ लेते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं अपने रिश्तेदारों के लिए भी ये तरक्कियाँ लेते हैं। तो ये किस तरीके से बतौर एक आइनी ओहदे के ऊपर बैठ के एक जज के तौर पर इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे। और सबसे बड़ी मिसाल आप देख लें 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, बल्कि उस इलेक्शन से पहले सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करते रहे।
वो जिस तरीके से निशान वापस इंतखाबी लिया। निशान वापस लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों का फैसला किए गए, ये सारा एक डिज़ाइन था। तो ये डिज़ाइन जो है वो एक ब्यूरोक्रेट और सिकंदर सुल्तान राजा जैसा एक ब्यूरोक्रेट ही ये काम कर सकता था। और ये देखें बदनामी किसकी है, बदनामी उस पूरी ब्यूरोक्रेसी की है जिसके अंदर अच्छे अच्छे किरदार के लोग भी हैं, उनके बड़े नाम हैं और लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर इस जैसे इलेक्शन कमिश्नर जब आएंगे, कौम का इलेक्शन चोरी करवाएंगे और रिगिंग करवाएंगे, प्री पोल रिगिंग करवाएंगे, तो फिर वो यही कर सकते हैं ना एंड पे कि कोई सहाफ़ी अगर उनके नाम नहाद अदालत के कमरे में आना चाहे तो उसकी एंट्री आप ना उसको अंदर ना आने दें। और मैं जहाँ तक एंट्री की बात है तो मैंने तो उनके जो स्टाफ अफसर हैं नदीम साहब, मेरी उनसे भी फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं कवर करना चाहता हूँ, और पहले आते भी रहे हैं, कवर करते भी रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है हसासियत बढ़ गई है, इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया। मैं कहा ठीक है, एक कमरा अदालत में नहीं जा सके, ये सारी ज़िंदगी तो इन्होंने इधर नहीं रहना। अब क्योंकि ये उधार के ऊपर बैठे हुए हैं, इनमें अगर थोड़ा सा भी ज़र्फ होता या थोड़ी सी शर्म होती तो ये तो जब इनकी मुद्दत पूरी हो गई थी इनको घर चले जाना चाहिए था। ये किसी और का हक मार के बैठे हुए हैं और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि इनसे बेहतर गुलाम जो है वो हुकूमत को या इदारों को नहीं मिल सकता। तो अच्छा, अब एक और इसमें- चीज देखें, वो सोहेल आफरीदी साहब वाली जो बात आपने की थी, हाँ। मेरा ये राय है कि पंजाब के अंदर जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो आपने देखा होगा कि मरीम नवाज बड़ी मुतारक हो जाती हैं। वो उस हल्के में ना सही लेकिन वैसे मीडिया के ऊपर आप देखें वो कितनी मुतारक होती हैं। और आजकल के दौर में हल्के के अंदर या हल्के के साथ या बाहर की बात नहीं है, आजकल के दौर में तो ओवरऑल जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो निगरान हुकूमत की बात करते हैं, मगर ज़िमनी इलेक्शन में हम देखते हैं कि वही डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वही पुलिस के इंचार्ज होते हैं, वही पटवारी होते हैं, वही तहसीलदार होते हैं, उनको कोई नहीं काम से रोकता, उनको कोई नहीं सस्पेंड करता। हालांकि ये मामला ये होना चाहिए कि जिस ज़िमनी हल्के के अंदर इलेक्शन हो रहा है उसकी तमाम इंतजामिया को किसी किस्म के बड़े फैसले करने से रोक दिया जाए। मगर क्या होता है, उस दौरान पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज मुतहरक हो जाती हैं, बड़े बड़े मनसूबे ऐलान करना शुरू हो जाती हैं जिनका ताल्लुक तमाम सूबे से होता है। ठीक है, तो वो बिलवास्ता तौर पे तो मुतासर हो रही होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम ये था कि मुझे ये लग रहा है कि बहाना चाहिए था सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि किसी तरह हरीपुर के अंदर जो है उसको तैनात कर दिया जाए। ठीक है, अब उन्होंने उनको एक बहाना मिल गया, और ये बहाना ही है ना, एक सियासतदान है, एक वजीर आला है, और जिसकी पार्टी के साथ पिछले 2 साल से जो हो रहा है उसके बाद वो ये भी ना कहे कि खबरदार कोई धांधली ना करे, वो ये भी ना कहे कि जो धांधली करेगा मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा या मैं उसको यहाँ पे अपने ओहदे पे सुबह का सूरज नहीं देखने दूंगा। और उसका क्या मतलब हो सकता है, मुझे ये बताएं। वो यही कह रहे हैं ना कि आपको मैं उखाड़ के उधर फेंक दूंगा, दूसरी जगह पे आपके खिलाफ इंक्वायरी करूंगा। और आपको याद है खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़े शवाहिद आए, करप्शन की इंक्वायरी भी शुरू हो गई थी, जो खैबर पख्तूनख्वा के गन्नापुर साहब ने मेरे ख्याल में उस पर मजीद एहतसाब कमीशन ने जो कार्रवाई की थी उस पर मजीद प्रोसीड नहीं किया था। तो इतना कुछ जिस पार्टी के साथ हुआ है उस पार्टी का वजीर आला जो है वो एक 7 वाले हल्के में एक जलसे से वो ये भी ना कहे कि आइंदा ये धांधली नहीं होनी चाहिए। आप चाहते क्या है, जालिम मारे और रोने? ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो अपने काम जारी रखें, मगर एक वजीर आला जो है वो अगर खबरदार कर रहा है ऐसी किसी भी मुमकिन धांधली के हवाले से तो आप उसको यहाँ बुला रहे हैं। आपका DRO जो है उसको वहाँ इंक्वायरी के लिए तलब कर रहा है, यहाँ पे आप उसको इस्लामाबाद में बुला के आप क्या अपना दिखाना क्या चाह रहे हैं कि आप उन्हें नायल कर देंगे? वो सूबे का वजीर आला है और सिकंदर सुल्तान राजा एक सरकारी मुलाजम है। ठीक है, वो आईनी ओहदे पे बैठा है, अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, लेकिन सूबे के वजीर आला को यूं तलब करके एक दिन के नोटिस पे, जैसे वो कोई इसका जाती मुलाजम है, वो सूबे का वजीर आला नहीं है, आप उसको इस्लामाबाद में बुला रहे हैं। वो आपके नोटिसों के पीछे बैठा हुआ है या अपने सूबे के हालात जो आप देख लें वो उनको देखभाल करेगा? तो मेरा ये राय है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ा तामुल से काम लेना चाहिए। अगर कुछ बर्तन में ज्यादा पड़ गए हैं तो उसको हजम कर लें, और ये जो मुद्दत वो गुजार रहे हैं उनको एक बार फिर सोच लेना चाहिए कि ये जितनी मुद्दत वो गुजार रहे हैं इसकी वजह जो है हम सबको पता है उसकी वजह क्या है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों, मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन है, ख़ास तौर पर वो जिनकी मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है, मैं आज चैलेंज करता हूं, आप हुकूमत वक़्त के ख़िलाफ़ इस किस्म के एक्शंस लें, उनको जलील करें, उनको नोटिस करें, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें। आपको चौथे दिन पता चल जाएगा कि चलें घर, आप तो उधार पे बैठे हुए हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये तासुर जाता है ना, आप पे तो पहले ही बड़े 8 फरवरी इलेक्शन पे बड़े इल्जाम, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना 8 फरवरी इलेक्शन के बाद,
कि हमने जो अब बड़े इलेक्शंस करवाए हैं, फिर इलेक्शंस पे जो रिपोर्टें आई हैं इंटरनेशनली वो आपको पता होनी चाहिए। कहने का मकसद ये जो मतीउल्लाह जान साहब ने बात की कि एक सूबे का वज़ीर आला अगर एक जो है वो और वो बात क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है और ये इलेक्शन लॉज में लिखा हुआ है कि जितने भी वहां पे रिटर्निंग अफसरान होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान होंगे या बाकी जो इलेक्शन का अमला होगा, अगर वो किसी किस्म की धांधली में मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। बिल्कुल ये बात थोड़े से मुख्तलिफ पैराए में सोहेल खान अफरीदी कर रहे हैं कि आप अगर इलेक्शन धांधली में हुए मुलविस, वो ये नहीं कह रहा कि आप जनाब जो मेरे कैंडिडेट को सपोर्ट करें, वो ये नहीं कह रहा, वो वही बात कर रहा है जो इलेक्शन कमीशन के लॉज में लिखी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में दिल बड़ा करने वाली बात है। और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई अगर फेयर होती ना तो वो उनके जुमले का पहला हिस्सा जरूर लेते जिसमें वो कह रहे हैं आज तक मेरे ऑफिस से आपको कोई कॉल नहीं आई बहुत बड़ी किसी को। बात है। ठीक है, सही बात। और इस पे इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि कोई वो मान रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई मुदाखलत नहीं की वो उन्होंने कह रहा है अभी मेरे वज़ीर आला ऑफिस से इंतजामी तौर पर किसी को आज तक कोई कॉल नहीं गई कि हरीपुर इलेक्शन में आप उमर अयूब की जो अहलिया हैं उनको सपोर्ट करें या बिल्कुल। किसी तरह जो है वो आप मैनेज करें। मेरी कॉल नहीं गई, तो अब जब मुझे रिजल्ट भी वही चाहिए कि कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, देखिए, फेयर इलेक्शन होना हम चाहिए। नहीं करा रहे तो किसी और के कहने पे भी नहीं करनी। नहीं देखें जुल्करनैन, पहली बात तो ये है कि अगर ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब अगर इतनी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती या इतनी इनकी इज्जत नफ्स होती, थोड़ी सी अगर ये अपनी जरूरत का अखलाकी जरूरत होती, तो सबसे पहले तो इन्हें रावलपिंडी के उस कमिश्नर के लियाकत अली चट्टा के बयान का नोटिस लेना चाहिए था ना। उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि ये सिकंदर सुल्तान राजा और उस वक्त का चीफ जस्टिस आसिफ ईसा, इन दोनों ने मिल के, उसने कहा कि मुझसे धांधली करवाई है, हमें कहा गया कि ठप्पे मारो जाली। ठीक है, अगर इनमें इतनी हिम्मत और इतनी अखलाकी जरूरत और जरा सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो आज ये पता कर रहे होते कि लियाकत अली चट्टा कहाँ है, उसको नोटिस उसको जारी करें ना। आप एक सूबे के वज़ीर आला को नोटिस जारी कर रहे हैं और लियाकत अली चट्टा के बयान के बाद आप जो है बिल्कुल खामोश हो गए, आपके जुबान बंद हो गई है। आप इलेक्शन से पहले सर इन्होंने डीसी इस्लामाबाद को 3 दफा तब्दील करने का ऑर्डर दिया, तीनों दफा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और आखिर में उन्हीं को डीआरओ लगा दिया गया। या तो अपनी अथॉरिटी वहां भी मनवाए और ना। फिर फिर उन्होंने 3 हलकों में जो इलेक्शंस कराए वो सारी दुनिया ने देखे। अच्छा, उस वक्त की बात है जब इलेक्शन कमीशन ऑल इन ऑल होता, निगरान गवर्नमेंट होती है, वो नहीं चेंज करवा सके, बाकियों के ऊपर जोर चलता है। अच्छा, एक सवाल, एक और चीज है, वो भी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर भी आप दोनों से ओपिनियन लेना चाहूंगा। अब पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, तमाम जो जिले इंतजामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये लोग वहां पे आरओ और डीआरओ के फराइज अंजाम दे रहे हैं, एआरओ भी वही है, नीचे वही अमला सारा। केपी में इलेक्शन हो रहा है, केपी में इन्होंने जिले इंतजामिया से कोई बंदा लिया ही नहीं, अपने अफसरान यहाँ से भेजे, अपने वहां के अफसरान को लगाया हुआ है कि जनाब आप ही आरओ हैं, आप डीआरओ हैं, आप ये आप वो हैं। एक तरफ तो अंधा इतमाद करके खुली छुट्टी दे दी गई, उस वहां खुली छुट्टी भी ऐसे दी गई कि पीटीआई ने तो बाइकआउट किया हुआ है एक हल्के का, जहाँ पे वो लड़ रहे हैं, बाकी हल्कों को उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है। यहाँ पे केपी में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इधर उधर सारा अपना हमला लगा दिया, मतलब उनको इतनी हद तक फैसिलिटेट कर रहे हैं कि तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा मुखालिफ कौन, लेकिन फिर भी तुम्हें फैसिलिटेशन है। इधर इतना भी इतबार नहीं करते जी, अपने बंदे जाके बिठा दिए कि रिजल्ट शायद मैनेज हो जाए। मेरे ख्याल में सिकंदर सुल्तान राजा जो मर्जी कर लेना, इन्होंने जो 8 फरवरी के इलेक्शन में पूरे मुल्क में जो किया है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सके। तो ये तो एक ज़िमनी इंतखाब है, इनकी जरूरत नहीं है कि वहां पे कोई ऐसा नतीजा फॉर्म 47 टाइप निकाल सके जो उन्होंने पंजाब के लिए 8 फरवरी के इलेक्शन में निकाला था। इनकी हिम्मत नहीं है और वहां पे लोग पहरा देने वाले लोग हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को भी मालूम है कि वहां पे फिर इनके साथ क्या हो सकता है अगर इन्होंने धांधली की तो। अगर तो इन्होंने अपना आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात करवाए तो फिर तो इनको सलाम करेंगे लोग, लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की जो धांधली की या फॉर्म 47 टाइप दोबारा वो हरकत की, तो ऑब्वियसली लोग तो फिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज की कोई भी शक्ल हो सकती है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के ये यहाँ पे नोटिस दे के वज़ीर आला को तलब कर सकते हैं, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जवाब तलबी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा साकिब साहब, अब जरा सिकंदर सुल्तान राजा साहब की थोड़ी सी जान बख्शी करते हुए आगे आते हैं। अभी अच्छा, अभी हाँ करें, एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं, ये जो पंजाब में इसमें पीटीआई ने बॉयकॉट किया हुआ है, इमरान खान ने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे, तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक धब्बा है इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी पर, जो एक जानबदारी उनकी नजर आई हम 8 फरवरी इलेक्शंस में कि अब वो शफाफ इलेक्शन करवा नहीं सकते, इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब की, वो कह रही है हमें इलेक्शन जाते ही नहीं है, फिर तो इन्होंने करवा लें, इन्होंने पहले जो इलेक्शन करवाए हैं। तो ये भी इलेक्शन कमीशन की उस कारकर्दगी पर सवालिया निशान है जो 3.5 साल से जनाबे सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो वो दिखा रहे हैं। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अभी जुमे के बाद फैसल मस्जिद में इकट्ठा होना है सारी तरीके तवज़ुआइन पाकिस्तान ने, पीटीआई ने, उन सब ने,
और नारे लगाने हैं ऐसे दस्तूर को, उस बेनूर को मैं नहीं मानता, लेकिन उसी दस्तूर के तहत बनी हुई आईनी अदालत में उस पार्टी का चेयरमैन पेश हो रहा है। सिर्फ उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी जाके आईनी अदालत के जजेस को, लेकिन वहां सामने पेश होने का मतलब होता है आप उसको तस्लीम कर रहे हैं। हमें तो ये कहा जा रहता है, जो बयानात आते हैं कि जनाब हम ये नाम नहीं मानते, दस्तूर को ही नहीं मानते 27वीं वाले को, लेकिन वो साथ पेश भी होते हैं उसके आगे जाके। और जब हमारे एक साफी दोस्त है आमिर बलोच साहब, उन्होंने उनसे पूछा कि गौर साहब आप लोग इसके सामने आप पेश हो गए? उन्होंने कहा यार बस छोड़ो ना, चलता है। चलता तो है। ये आप जरा बताएं बस कि यही ये क्या चलता है? पीटीआई के मसाइल में यही बड़ा मसला यही है ना कि बस छोड़ो ना, चलता है। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर गौहर अली खान जो किसी डिस्ट्रिक्ट बार या जिली बार के कोई एक ओहदेदार का इलेक्शन भी लड़ते तो वो ना जीत सकते, वो कभी जो है वो वकला की पॉलिटिक्स ना कर सकते। उनको इमरान खान ने चेयरमैन बनाया, उनको जो है वो एमएनए वो इमरान खान के नाम पे उनको वोट मिला, वो पार्लियामेंट में आए, पार्लिमानी लीडर बने, अब चेयरमैन भी हैं। इतना कुछ होने के बाद और उनका जो लीडर है इस वक्त आप देखें कि पिछले 3 हफ्ते से 2.5-3 हफ्ते से किसी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी जो बहनों के साथ जो सलूक हो रहा है। तो ये सारी चीजें होते हुए मेरा ये ख्याल है अगर चे जो है वो इस किस्म का कोई बड़ा डिसीजन उस लेवल पर नहीं हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी का या इवन वकला का भी कि हम वफाकी आईनी अदालत का बाइकआउट करेंगे। लाहौर में वकला ने ये कहा कि, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बार से मशावरत करके हतमी फैसला करेंगे कि बाइकआउट करना है या नहीं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी तो पीटीआई के साथ जो कुछ आजकल हो रहा है, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केस नहीं लग रहे, तो मतलब कुछ सिंबॉलिकली जो बैरिस्टर गौहर अली खान, अगर आप पर पाबंदी नहीं लगाई गई कोई मसला नहीं है, अगर नहीं कहा गया कोई मसला नहीं है, कुछ सिंबॉलिक भी कुछ चीज होती है ना, तो आप आते वाकई थे जी पाबंदी तो नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि हमारी पार्टी के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं एहतजाजन ये कहता हूं कि मैं नहीं पेश होऊंगा इसके सामने, इस वफाकी आईनी अदालत के सामने। बेशक अब नेक्स्ट टाइम पेश हो जाए, 1 हफ्ते 2 महीने बाद पेश हो जाते, मेरी राय में ये उनको कम से कम थोड़ा सा रिकॉर्ड कराना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कौन मड़ा चलता है, मड़ा चलता है, आपका तो चलता है ना, जो जेल में बैठा है उसके साथ क्या अशर हो रहा है। 2.5 साल हो गए हैं, उसकी जो बेगम है उसको 1.5 साल हो गए जेल में, उसको जो है वो कैद तनाई में रखा हुआ है, आपका चल रहा है, उसका तो नहीं चल रहा। एग्जैक्टली सर, आज वैसे एक काम है वकीलों का धंधा भी तो चलना चाहिए ना, उन्होंने फीसें पकड़ी हुई हैं, लॉयर बने सर, हुए वो हैं, एडजमेंट लेकिन एप्लीकेशन दे सकते थे, exactly, योम स्याह के दिन पेश होना को नहीं, तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। जिस तरह सिकंदर सुल्तान राजा अपने ओहदे से चिपके हुए, मैं समझता हूँ बैरिस्टर गौहर अली खान भी इसी तरह अपने ओहदे से चिपके हुए। दोनों की हालत एक ही है, ना ये कुछ कर सकते हैं और ना वो उनके अलावा कोई और बंदा आ सकता है उस ओहदे पे, वो काम कर सकता है जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मसला यही है कि बैरिस्टर गौहर अली खान को तैनात किसने किया? इमरान खान ने किया, एक मखसूस हालात में किया। ठीक है, और बुज़दार जो हैं उस्मान बुज़दार, उनको पंजाब का वज़ीर आला किसने लगाया? मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये वो फैसले हैं कि जिनकी वजह से पार्टी आज तक बतौर पार्टी जो है अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकी। इस तरह के लोगों को कि जिनका कोई सियासी काट ना हो, जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो, जिनका कोई हल्का ना हो, जिनकी कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ना हो एक सियासतदान के तौर पे, तो उन लोगों को जब आप ऐसे आम ओहदों पे बिठाएंगे तो फिर तो वो अदालतों में ही जाएंगे ना। चाहे कल मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे खुदा न खासा अगर ये तो इनका बस चले बैरिस्टर गौहर का, तो जम्मू कश्मीर की जो श्रीनगर की हाई कोर्ट है उस पर भी जाके वकालत करें, इनको बस क्लाइंट मिलने की देर है। मतलब ये आप अंदाजा लगाएं कि मतलब आपकी पार्टी आज योम स्याह मना रही है पूरे पाकिस्तान में आईनी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, वफाकी आईनी अदालत के खिलाफ, और आप पेश हो गए ये क्लाइंट की तरफ से जी केस पकड़ के, आप ब्रीफ पकड़ के, और मतलब आपने ये नहीं सोचा कि आपका क्लाइंट अपनी जगह है, लेकिन आप एक पार्टी, या तो आप ओहदे से इस्तीफा दे देते बिल्कुल कि यार मैं नहीं, अपनी वकालत मैंने करनी है, मेरी रोजी रोटी का मसला है, आप छोड़ें। आपने पीटीआई की सरबराही भी नहीं छोड़नी, और बहाना ये बनाया हुआ है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन में वो पार्टी के इलेक्शन का मामला अभी ज़ेरे इल्तवा है, अगर मैंने छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पार्टी के ओहदा खत्म हो जाएगा, फिर क्या इलेक्ट नहीं हो सकेगा, और इस तरह की चीज़ें ना। तो हर तरफ से पीटीआई को जकड़ा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस तरह के जो ओहदेदारान हैं उनकी वजह से पीटीआई बतौर एक सियासी जमात ना तो सड़कों पे आ पा रही है और ना खुल के सामने आ पा रही है, ना उनका बयानिया बन पा रहा है। उधर वो बयानिया बना रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कि जनाब 27वीं तरमीम जो है उसने तबाह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को। इधर जाके बैरिस्टर गौहर साहब फाइलें लेके जो है आईनी अदालत के सामने खड़े होकर केस लड़ रहे हैं। ये क्या लोगों को अब क्या पैगाम दे रहे हैं? तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को, उनको जेल में डेफिनेटली ये मालूमात जाती होंगी,
उनको भी बड़ा कैटेगरिक जो है इस हवाले से पोजीशन लेनी चाहिए। बिल्कुल। और ये और बात है, पिछले 2-3 हफ्ते से उनसे कोई मुलाकातें नहीं हो हम्म। पा रही, शायद ये भी एक वजह हो कि उनको इन चीज़ों का नहीं जाहिर इल्म है। है। और यही वजह है कि ये मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, हम्म। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत ये नहीं चाहती कि इन मुलाकातों के बाद इमरान खान का वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ जो है 27वीं आईनी तरमीम पे भी आए और आईनी अदालत पे भी आए, और ख़ास तौर पे अब जबकि 26 नवंबर सर पे है, यही बैरिस्टर गौर हैं जिन्होंने 26 नवंबर को जब गोलियां चली और 14 पीटीआई के कारकुन शहीद हुए, तो इन्होंने एक निजी इस्तगासा, प्राइवेट इस्तगासा दायर किया था। ठीक है, वो 1 साल होने को है, बैरिस्टर गौर ने जो इस्तगासा दायर किया था इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालतों में, आज तक बैरिस्टर गौर को ये तौफीक नहीं हुई कि जाके उसका बयान रिकॉर्ड करा दें अपना। जी। ठीक है, जो एक लाजमी होता है रिकॉर्ड करेंगे तो आगे चलेगा ना। रिकॉर्ड। अच्छा, मैंने जब उनसे एक दिन पूछा, मेरे साथ मेरे साकिब भी मेरे साथ थे, उनका ये कहना था कि जनाब मुझे पार्टी अगर हिदायत करेगी तो मैं जाऊंगा, ये पार्टी के फैसले, हमारा वकील। मैंने कहा यार आप खुद वकील हैं, यहाँ पे नहीं, आके वो क्लाइंट बन जाते हैं, जब और पार्टी जहाँ ने पे नहीं पेश होना होता उधर वकील बन जाते हैं। सर, जब पार्टी ने दरखास्त दायर करने का कह दिया, आपने इस्तगासा दायर भी कर दिया, वो पार्टी हर पेशी के लिए अलग हिदायत तो नहीं देगी ना। यही मैं बता रहा हूँ ना, ये जो दोगलापन है ना, और ये मैं समझता हूँ बुजदिली है कि आप लोग बतौर एक कंप्लेनेंट, एक चेयरमैन पार्टी का, अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने 14 शहीद कारकुनों के लिए जाके बयान दे किसी अदालत में, तो बाकियों से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो जेस्चर्स हैं, इस तरह के जो एक्शंस हैं, उनके हवाले से बड़े सोच विचार करना चाहिए पार्टी को भी। और ख़ुद बैरिस्टर गौर अली खान जो हैं वो कोई इतने बच्चे नहीं हैं, वो सब अच्छी तरह जानते हैं, और वो जो कुछ कर रहे हैं वो कोई ना कोई फ़ायदा या मजबूरी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो ज़रूर है। चलें देखते हैं जी, फ़ायदा या मजबूरी है, ये आप लोग कमेंट्स में बताएं। और साथ जो आज यौम स्याह है वो कितना स्याह रहा या कितना सफ़ेद रहा, इसका इजहार हम भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे वीडियो में शेयर करेंगे। आप भी कमेंट्स में इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।